मैं प्रवीण सर, एक बार फिर से ब्रैड कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके थे। पहले यूनिट स्थिर विद्युतिकी का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से आवेश हमने आपको 5 लेक्चर में पढ़ाया था। उसके बाद कूलाम के नियम के जो है 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर आपका 6 और 7, ठीक। आज हम कूलाम के नियम का लेक्चर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने आपको कूलाम के नियम की सीमाएं बताया था, याद होगा आपको। इसके पिछले वाले लेक्चर में कूलाम के नियम की 3 सीमाएं हमने आपको बताया था। पहली सीमा थी कि दोनों बिंदु आवेश आपके दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए। उसके बाद दूसरा था कि दूसरी सीमा आपकी थी कि दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो। उसके बाद तीसरी सीमा थी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम ना हो, या तो उसके बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो। चलिए अब हम लोग इसी के बाद अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम का। अगली हेडिंग आपकी है कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए, ठीक है। तो चलिए आपको हम इसका वेक्टर रूप करके दिखाते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए चलिए मान लेते हैं कि 2 बिंदु आवेश है। पहला बिंदु आवेश आपका Q1 है, उसके बाद दूसरा बिंदु आवेश आपका Q2 है, ठीक। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए देखें, पहला वाला जो है दिखने में प्लस है, दूसरा वाला भी प्लस है, तो पहला वाला दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित कि प्रतिकर्षित। इसका आंसर है कि पहला वाला दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो बताइए खींचेगा कि भगाएगा, आंसर भगाएगा। तो पहला वाला दूसरे को, ये देखिए ये भगाया, ये अपने से दूर भगाया। और हमने बताया था कि इधर उधर नहीं भगाएगा बल्कि उसी रेखा में भगाया था। हमने वैद्युत बल की दिशा जब आपको बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो चलिए देखिए ये जो बल लगा है ये दूसरे पर लगा है, इसको लिखेंगे F2। F2 का मतलब दूसरे पर बल। और बताइए लगाया कौन है, पहले ने लगाया है। तो बताओ किसके कारण, पहले के कारण। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 1, ठीक। तो F21 का मतलब तो आप समझते होंगे, एक बार हम आपको पहले बता चुके हैं, दोबारा फिर लिख रहे हैं। F21 का मतलब होता है दूसरे आवेश पर बल। दूसरे आवेश पर बल किसके कारण, पहले के कारण। दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण, ठीक। अब चलिए इसी बल को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब आप देखिए वेक्टर फॉर्म में यहां पर कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहां पर लिख रहे हैं कि F21, ध्यान दीजिएगा, F21 का वेक्टर, ये देखिए वेक्टर हमने लगाया। इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0, उसके बाद Q1 × Q2 बटे R²। उसके बाद यहां पर लिखेंगे R1, 2 का ये लगाएंगे कैप, ठीक। ये देखिए ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। मतलब आपको हम समझा रहे हैं, पहले हम लिख दें फिर आपको हम समझाएं। ये देखिए ये है कूलाम के नियम का कौन सा रूप, ये देखिए आपका वेक्टर रूप है, ठीक। ये देखिए R12 ये जो वेक्टर है इसके ऊपर चूंकि कैप लगा है तो ये एकांग सदिश है, इसका परिमाण हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आया है ये इस बल की दिशा बताने आया है। ये जो वेक्टर है ये कह रहा है कि ये जो F21 इसकी दिशा है 1 से 2 की ओर। देखिए आप डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस बल की दिशा कहां से कहां है, 1 से 2 की ओर है। यही बता रहा है 12 मतलब इस बल की दिशा बताओ 1 से कहां है, 2 की ओर है। ये केवल दिशा बताने आया है, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए
देखें ये था आपका पहले बल का वेक्टर रूप, ठीक है। अभी हम लिख करके आपको दिखाते हैं, रुक जाइए दोबारा फिर लिखते हैं। अब चलिए पहले ने अपना काम कर दिया, अब बारी किसकी है, दूसरे वाले की। तो बताइए दूसरा वाला पहले वाले को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित? आंसर है प्रतिकर्षित करेगा। तो दूसरा वाला पहले वाले को खींचेगा कि भगाएगा? आंसर भगाएगा। तो दूसरा वाला पहले को, ये देखिए भगाने का मतलब उसी रेखा में भगाएगा, कहीं इधर उधर नहीं भगाएगा। ये देखिए ये भगाया, ये देखिए भगाया, ठीक है। अब ये चूंकि ये जो बल लगा है ये पहले पर लगा है, इसको हम लोग लिखेंगे F1। F1 का मतलब पहले आवेश पर बल लगाया किसने है? दूसरे ने। इसका नाम हो गया F12। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं दोबारा F12। इसका मतलब है पहले आवेश पर बल। इसका मतलब है पहले आवेश पर बल किसके कारण? दूसरे के कारण। पहले आवेश पर बल किसके कारण? दूसरे के कारण, ठीक। चलिए अब इन दोनों को हम आपको वेक्टर रूप में करके दिखाते हैं, ठीक है। वेक्टर रूप में करके दिखाते हैं, देखिएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं F21। ये देखिए F21 का वेक्टर, ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, उसके बाद यहां पर आ जाएगा R12 का कैप, ठीक। ये देखिए ये पहले बल का वेक्टर रूप हो गया। चलिए हम आपको बता चुके हैं ये जो 12 है, 12 का मतलब है इस बल की जो दिशा है वो 1 से किधर है? 2 की ओर है। अब आइए इसका वेक्टर रूप लिखते हैं F12 का वेक्टर, ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा R2,1। ये देखिए ऊपर क्या लगा दिया हमने? कैप लगा दिया। 2,1 का क्या मतलब है? 2,1 का मतलब है कि इस बल की जो दिशा है बताओ 2 से कहां है? ये देखिए 2 से 1 की तरफ है। ये इसकी दिशा बताने के लिए आया है। और सबसे अच्छी बात हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जितना बल पहला वाला दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा वाला पहले पर लगाता है, मतलब दोनों बलों के मान आपस में बराबर होते हैं। अब आइए इन दोनों का परिमाण निकाला जाए। देखें वेक्टर F21 का परिमाण बराबर वेक्टर F12 का परिमाण आया, और यही बराबर आ जाएगा, इन दोनों का परिमाण 1 हो जाएगा। यही आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे कितना? R का स्क्वायर। ये है आपके कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। दोनों बलों के मान आपस में क्या है? बराबर है। इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। तो बढ़िया से आप नोट कर डालिए, ये था कूलाम के नियम का कौन सा रूप? वेक्टर रूप। चलिए कूलाम के नियम का वेक्टर रूप हो गया। अब आइए आपको हम कूलाम के नियम के बारे में कुछ और जानकारी बताते हैं। नोट करके एक एक करके हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक। चलिए देखिए नोट करके देखिए। सबसे पहला पॉइंट आपका है, ठीक, जैसे मान लिया 2 आवेश हैं, एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। अगर पूछा जाए कि दोनों के बीच में लगने वाले बल का सूत्र बताइए तो आप तुरंत बता देंगे, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। ये है दोनों के बीच में लगने वाला बल। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए 2 आवेश हैं, एक आवेश आपका Q1 है और दूसरा आवेश -Q2 है। अब बताइए दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। अब बताइए इनके बीच लगने वाले बल का सूत्र। तो बल का सूत्र आपका आ जाएगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू बताइए क्या? Q1 गुणे क्या? Q2 बटे कितना? R का स्क्वायर। ये है बल का सूत्र। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कूलाम के नियम में आप आवेश का मान रखेंगे तो आवेश का मान आपको चिन्ह सहित नहीं रखना है, केवल आवेश का मान रखना है बस। बात समझ में आ रही है कि कूलाम के नियम का प्रयोग करते समय जब भी सूत्र का प्रयोग आप करेंगे तो सूत्र में आवेश का मान आपको चिन्ह सहित नहीं रखना है, केवल आपको आवेश का मान रखना है। इसी बात को हम पहले पॉइंट में लिख रहे हैं। सब छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कूलाम के नियम में, ठीक है, आवेश का मान, कूलाम के नियम में आवेश का मान चिन्ह सहित ना रखें। कूलाम के नियम में आवेश का मान चिन्ह सहित ना रखें, यह आपका पहला पॉइंट हो गया।
अच्छा, मतलब जब भी आप कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे तो आपको आवेश का मान चिन्ह सहित कभी नहीं रखना है। अच्छा, लेकिन अब देखिए दूसरे पॉइंट में इसी का जस्ट उल्टा आपको हम बता रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपको सवाल में बल दिया गया है, बल का मान बोल रहे हैं -12 न्यूटन। अगर बल का चिन्ह दिया गया है, इसका यह मतलब है कि वो लोग आवेश का मान चिन्ह सहित रखे हैं। तो आपको हम इसका मतलब बताते हैं, सुनिए। अगर बल का मान -12 न्यूटन है तो इसका मतलब आपको बताते हैं, अगर बल का चिन्ह निगेटिव है इसका मतलब ये आकर्षण बल है। अगर कहीं आपको बल का चिन्ह निगेटिव दिखे इसका मतलब ये कौन सा बल है, आकर्षण बल है। और अगर मान लिया कहा जाए बल 12 न्यूटन है, इसका मतलब बल का चिन्ह प्लस है। तो अगर बल का चिन्ह प्लस है इसका मतलब ये प्रतिकर्षण बल है। तो दूसरी बात क्या आपने सीखा कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यदि बल का चिन्ह, यदि वैद्युत बल, बल नहीं वैद्युत बल, यदि वैद्युत बल का चिन्ह, वैद्युत बल का चिन्ह नेगेटिव है तो समझ जाइएगा कि तो ये इसका मतलब कि कूलाम के नियम में आवेश का मान चिन्ह सहित वो लोग रखे हैं, मतलब आपको नहीं रखना है। अगर आपसे कोई कहता है कि हाँ नहीं चिन्ह सहित रखिए तब आप रखिए। तो वैद्युत बल का चिन्ह नेगेटिव है तो यह कौन सा बल है, तो यह आकर्षण बल है, यह आकर्षण बल है। और यदि वैद्युत बल का चिन्ह और यदि पॉजिटिव है, यदि पॉजिटिव है तो समझ जाइएगा तो यह प्रतिकर्षण बल है। तो यह कौन सा बल है, तो यह प्रतिकर्षण बल है। 2 पॉइंट आपके हो गए। ठीक, चलिए देखिए तीसरा पॉइंट आपको हम बताते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लें। पहला पॉइंट आपका है कूलाम के नियम में आवेश का मान चिन्ह सहित कभी मत रखिए, लेकिन अगर वो लोग चिन्ह सहित रखते हैं या आपसे कहते हैं तभी आप रखिए। और ये कैसे पता चलेगा, अगर सवाल में बल का चिन्ह नेगेटिव है तो यह आकर्षण बल है, और यदि पॉजिटिव है तो यह प्रतिकर्षण बल है। कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब आइए देखिए इसके आगे आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट, ध्यान से बिल्कुल समझें। चलिए देखिए तीसरा पॉइंट, इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखें तीसरा पॉइंट आपका यह है, जैसे एक प्रश्न हम आपसे पूछें, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि आवेश की संख्या, यहां पर मैं लिख रहा हूं आवेश की संख्या, और यहां पर मैं लिख रहा हूं बल की संख्या। यहां आवेश की संख्या है, यहां पर बल की संख्या है। चलिए बताइए, 2 आवेश आपके पास है, एक आवेश आपका Q1 है, उसके बाद दूसरा आवेश आपका Q2 है। इस समय आपके पास आवेश की संख्या कितनी है, 2 है, 2। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों आवेशों के बीच में कितने बल लगेंगे, आंसर 1 बल लगेगा। इन दोनों आवेशों के बीच में कितने बल लगेंगे, आंसर 1 बल लगेगा, 1। ये देखिए बल की संख्या बताइए कितनी आ गई, 1 आ गई। और उस बल का मान होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान कितना, R का स्क्वायर। तो अगर आवेश की संख्या 2 है तो बल की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 1। क्लियर है, सही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है। आवेश की संख्या अगर 2 है, बल की संख्या कितनी होगी, 1। चलिए अगला देखें। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि अब आवेश की संख्या 3 है। चलिए देखें, एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और तीसरा आवेश आपका Q3 है। अब आप बताइए आवेश की संख्या कितनी है, 3 है, 3। ठीक, अब बताइए इनके बीच कितने बल लगेंगे, बता सकते हैं आप? तो देखें इनके बीच में कितने बल लगेंगे। सुनिए, सबसे पहले इनके बीच में 1 बल लगा, उसके बाद इनके बीच में 1 बल लगा, कितने हुए, 2। उसके बाद इनके बीच में 1 बल लगा, तो कितने बल हो गए, 3। तो जब आवेश की संख्या 3 है तो बताओ बल की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, 3। इनके बीच में 1 बल, इनके बीच में 1 बल, और उसके बाद इनके बीच में 1 बल, टोटल कितने बल हुए, 3 बल हो गए। चलिए इसी प्रकार अब बताइए हमारे पास 4 आवेश हैं। देखिए एक आपका Q1 है, एक आपका Q2 है, एक आपका Q3 है, एक आपका Q4 है। बताइए कितने आवेश है, 4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनके बीच में कितने बल लगेंगे। इसका आंसर है 6 बल लगेंगे। कैसे 6 बल लगेंगे, एक एक करके देखिए। इनके बीच में 1 बल, इनके बीच में 2 बल, ये देखिए 3 बल, उसके बाद 4 बल, और इनके बीच में 5, और इनके बीच में 6। तो बताइए जब आवेश की संख्या 4 है तो बताओ बल की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो चलिए इसी प्रकार अगर आपसे कोई
सब थोड़ा सा बंद कर। तो चलिए देखें, जब आवेश की संख्या 4 है तो बल की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। अब देखें, इसी पर अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि बताइए कि आवेश की संख्या 10 है, कोई आपसे पूछ ले कि आवेश की संख्या कितनी है? 10 है, तो बताइए इनके बीच में कितने बल लगेंगे? तो आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अभी तो आवेश की संख्या चूंकि कम थी तो चित्र बना बना के इधर उधर लगा होगा कि हमने आपको बता बल की संख्या निकाल दिया, लेकिन अब आवेश की संख्या 10 है। अब अगर आपसे पूछा जाए इनके बीच में कितने बल लगेंगे तो आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो इसी सवाल के लिए आपको हम एक छोटा सा सूत्र बताते हैं कि अगर आवेश की संख्या दी गई हो तो बल की संख्या कैसे निकालेंगे। इसी का एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखेंगे तो हमेशा आपको काम देगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि यदि आवेश यदि किसी निकाय में यदि किसी निकाय में n आवेश रखे हैं, यदि किसी निकाय में कितने आवेश? n आवेश रखे हैं तो उनके बीच n-1/2, ये सूत्र आप याद रखिए। यदि किसी निकाय में n आवेश रखे हैं तो उनके बीच n-1/2 बल कार्य करेंगे। ये सूत्र याद रखेंगे, हमेशा आपको काम देगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं कि जैसे देखो आवेश की संख्या कितनी थी? 2 थी। बल की संख्या कितनी थी? 1 रख के देखो, यहां पर जहां जहां n है 2 रख के देखो, 1 आता है कि नहीं आता है। उसके बाद आवेश की संख्या 3 थी, बल की संख्या कितनी? 3 रख के देखो, 3 जहां जहां n 3 है 3 रखोगे, देखो 3 का आएगा। उसके बाद n के स्थान पे 4 रखोगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि यदि किसी निकाय में n आवेश हैं उनके बीच कितने बल? n-1/2 बल कार्य करेंगे। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर देखिए 4। देखिए अब आपका चौथा पॉइंट ये है। ठीक है, इसको भी एक सवाल से हम शुरुआत करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कि जैसे मान लिया 2 आवेश हैं, एक आवेश आपका Q1 है, एक आवेश आपका Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? हमने मान लिया R है। ठीक, चलिए माना इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना है? F है। ध्यान से बिल्कुल बात को समझिएगा। 2 आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी? R है। इनके बीच में लगने वाला बल कितना है? F है। ठीक, चलिए ये आपको बताया गया पहले से। अब प्रश्न ये है कि यदि इन दोनों के बीच में हम एक और आवेश ला करके रख दें, इसका नाम है Q3। ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच में हम एक तीसरा आवेश ला करके रख दें Q3, तो पूछा गया है कि तो इसको रखने के बाद इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा था इसका मान बढ़ेगा कि घटेगा? इसका मान बढ़ेगा कि घटेगा? ये एक छोटा सा प्रश्न लोग हमसे पूछ रहे हैं। सवाल पहले आप समझिए, आंसर छोड़िए, सवाल पहले समझिए। 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना है? F है। प्रश्न है कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश हम रख दें Q3, तो इस तीसरे आवेश को रखने के बाद इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा था उसका मान बढ़ेगा कि घटेगा? ये पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। क्या पूछा गया है प्रश्न में? क्या पूछा गया है? आंसर बल पूछा गया है। तो बल का मान बल बताएगा, बल से पूछा जाए। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान क्या होगा? क्या पूछा गया है? बल पूछा गया। बल का मान कौन बताएगा? बल बताएगा। तो बल से पूछा जाए। तो हमने बल से पूछा कि भाई आप कौन है? उसने कहा मैं हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान कितना? R का स्क्वायर। ये है बल। ठीक, अब चलिए देखा जाए। बताइए आपने दोनों के बीच में Q3 को रखा, तो क्या Q3 को रखने से इसका मान बदला? आंसर नहीं। इसका मान हमेशा 9 गुणे 10 की पावर 9 रहेगा। क्या Q3 को रखने से Q1 का मान बदला? नहीं बदला। क्या Q3 को रखने से Q2 का मान बदला? नहीं बदला। क्या Q3 को रखने से दोनों आवेशों के बीच की दूरी बदली? नहीं बदली। तो जब Q3 को रखने से कुछ नहीं बदला तो बल क्यों बदलेगा? इसका आंसर है कि बल वही रहेगा। समझ आपको बात आई कि नहीं आई? भाई Q3 को रखने से क्या बदला? ना इसका मान बदला, ना Q1 बदला, ना Q2 बदला, ना दोनों के बीच की दूरी बदली, तो बल क्यों बदलेगा? इसका आंसर, इसका मतलब बल क्या रहेगा? वही रहेगा। तो आपने क्या सीखा?
क्या सीखा आपने कि इसका मतलब यह हुआ कि दो आवेशों के पास में तुम चाहे जितना आवेश ला दो, एक आवेश यहां रख दो Q3, एक रख दो Q5, एक रख दो यहां पर Q6, चाहे जितना आवेश रख दो, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि दो आवेशों के समीप किसी तीसरे आवेश को लाने पर उनके बीच लगने वाला बल कभी भी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए आज के बाद बढ़ाइए घटाइएगा मत, जो बल लग रहा था वही बल आपका लगेगा। तो आइए पॉइंट नंबर 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं कि दो आवेशों के पास, दो आवेशों के समीप अन्य आवेशों को लाने पर, दो आवेशों के समीप अन्य आवेशों को लाने पर उनके बीच लगने वाला, लाने पर उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल प्रभावित नहीं होता, उनके बीच लगने वाला बल प्रभावित नहीं होता। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि दो आवेशों के समीप अन्य आवेशों को लाने पर उनके बीच लगने वाला बल कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। बस एक पॉइंट आपको छोटा सा और बताते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैसे प्रश्न है 2 माइक्रोकूलाम, यहां पर है 6 माइक्रोकूलाम, दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। आपको दिया इनके बीच में लगने वाला बल है 12 न्यूटन। अब आपसे पूछा गया कि इनके बीच में 4 कूलाम का आवेश हमने 4 माइक्रोकूलाम का आवेश हमने रख दिया। तो इस आवेश को रखने के बाद इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा था 12 न्यूटन, उसका मान बढ़ेगा घटेगा? आंसर बताइए, वही रहेगा। इनको रखने के बाद इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो लग रहा था वही लगेगा। चलिए कितने पॉइंट हो गए? 4। एक और छोटा सा पॉइंट है, इसको ये सब जानकारी है कूलाम के नियम के बारे में, याद रखेंगे हमेशा, सवाल में आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए पॉइंट नंबर 5। ठीक, देखें 5वां पॉइंट एक छोटा सा प्रश्न हमारा है। देखें एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास एक 10 कूलाम का आवेश है। अब प्रश्न है कि इसको ऐसे 2 भागों में बांटो, 10 कूलाम को ऐसे 2 भागों में बांटो कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल अधिकतम हो। सवाल को पहले आप समझिएगा, तब उसके बाद जवाब की चिंता छोड़िए, हम हैं। आप पहले क्वेश्चन को समझिए। 10 कूलाम है, इनको ऐसे 2 भागों में आपको बांटना है या तोड़ना है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो? अधिकतम हो। ठीक, तो देखिए इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर है कि इनको आप आधा आधा तोड़िए, आधा आधा। 5 कूलाम और 5 कूलाम में जब आप तोड़ देंगे तो इनके बीच में लगने वाला बल सबसे ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखें जैसे समझिए, बल का सूत्र होता है या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान कितना? R का स्क्वायर। अब देखें बल के अधिकतम होने के लिए बल का मान अधिकतम तभी होगा जब Q1 इंटू Q2 का मान अधिकतम हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बल के अधिकतम होने के लिए Q1 इंटू Q2 को क्या होना पड़ेगा? अधिकतम होना पड़ेगा। अब आपको हम एग्जांपल से करके दिखाते हैं। जैसे 10 कूलाम था, आइए उसको तोड़ते हैं। 1 कूलाम 9 कूलाम, 2 कूलाम 8 कूलाम, 3 कूलाम 7 कूलाम, 4 कूलाम 6 कूलाम, 5 कूलाम, उसके बाद 5 कूलाम। ये देखिए हमने 4 इसको जो है 5 ग्रुप में हमने तोड़ा है। ठीक है, 10 कूलाम को हमने 5 प्रकार से तोड़ा। अब देखिए ये आपका Q1 है या Q2। अब आप पता करिए, बताइए Q1 गुणे Q2 कितना आया? 9। इसमें देखिए Q1 गुणे Q2 कितना आया? 16। इसमें Q1 गुणे Q2 कितना आया? 21। इसमें Q1 गुणे Q2 कितना आया? 24। इसमें देखिए Q1 गुणे Q2 कितना आया? 25 आया। ये देखिए Q1 गुणे Q2 का मान सबसे ज्यादा कितना आया? 25 आया। ये कब आया? जब आपने दोनों को बराबर बराबर में तोड़ा था। ठीक है, अब आप यहां से इसको रटने का प्रयास करिए कि यदि किसी आवेश को 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अभी तो हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, आगे इसका न्यूमेरिकल है, आपको वहां पर हम सिद्ध करके दिखाएंगे अवकरण की सहायता से जब प्रश्न करवाएंगे। अभी आप इस एग्जाम्पल से समझ लें केवल। तो आइए अब इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, देखें ध्यान से। चलिए अब इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं कि यदि किसी आवेश को
यदि किसी आवेश को दो समान भागों में बांट दें, यदि किसी आवेश को दो समान भागों में बांट दें तो उनके बीच लगने वाला कौन सा बल? वैद्युत बल क्या होगा? अधिकतम होगा। उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल अधिकतम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए चलिए बताइए, आपके पास कोई आवेश Q है, इसको बताओ कैसे कैसे बांटे? आधा आधा बांट दो, एक आपका आ जाएगा Q/2, एक आपका आ जाएगा Q/2, ऐसे। तो आप याद रखिएगा, यदि किसी आवेश को दो समान भागों में बांट दें तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल अधिकतम होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी है, आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको करके दिखाएंगे, अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आप इस पॉइंट को याद रखें। तो कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट आपके हो गए। तो चलिए, नोट में 5 छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई। अब आप इसके बाद अगली हेडिंग हम लिख रहे हैं, देखें। अगली हेडिंग आपका है दो बलों का परिणामी। अब आइए देखें, अगर हमारे पास दो बल हैं, दो बल किसी वस्तु पर लगे हैं तो उनका परिणामी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो 3 तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें, पहला तरीका यह है कि मान लिया कोई बिंदु हमारे पास P है, कोई बिंदु है, इस पर दो बल लगे हैं। ठीक, पहला बल हमने मान लिया F1 है और उसके बाद दूसरा बल F2 है, दोनों एक ही दिशा में लगे हैं। ध्यान देना, किसी वस्तु पर दो बल लगे हैं, कौन कौन? F1 और F2, दोनों एक ही दिशा में लगे हैं। अब आपसे पूछा जाए इनका परिणामी क्या होगा? इसका आंसर है दोनों को जोड़ डालिए, तो परिणामी आपका आ जाएगा F बराबर F1 प्लस F2। ठीक, अगर दोनों बल एक ही दिशा में लगे हैं, इनका परिणामी आपका आ जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, वेक्टर वगैरह में आपने पढ़ा होगा। चलिए देखें, दूसरा तरीका यह है कि कोई बिंदु P है, इस पर दो बल लगे हैं, एक बल लगा है आगे F1 और दूसरा बल आपका लगा है पीछे F2। ठीक, दो बल लगे हैं किसी वस्तु पर, कोई बिंदु P है, इस पर दो बल लगे हैं, एक बल F1 है, दूसरा बल F2 है। ठीक, अब इन दोनों का परिणामी निकालना है। इनका परिणामी आपका आ जाएगा ज्यादा माइनस कम, जो ज्यादा होगा उसी में से आप कम को घटाइए। अगर F1 बड़ा है तो F1 में से F2 को घटा दें, अगर F2 बड़ा है तो F2 में से F1 को घटा दें। तो इनका परिणामी आपका आ जाएगा F बराबर, इसको लिखते हैं F1, उसके बाद डिफरेंस F2। ये जो आपका सिंबल है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंस या हिंदी में बोलते हैं अंतर। इसका मतलब इनका परिणामी हो जाएगा F1 और F2 का अंतर, मतलब जो बड़ा होगा उसी में से आप छोटे को घटा दें। चलिए, 2 तरीके हुए हैं, एक तरीका आपका और है बस। तीसरा तरीका देखें, मान लिया कोई बिंदु हमारे पास P है, इस पर दो बल लगे हैं, एक बल है आपका F1 और दूसरा बल है आपका F2। ये देखिए, और आज हमने मान लिया दोनों के बीच का कोण है अल्फा। इसका मतलब आज किसी वस्तु पर दो बल लगे हैं, दोनों किसी कोण पर लगे हैं, इनके बीच का कोण कितना है? अल्फा है। अब इन दोनों का परिणामी निकालना है। अब हमने मान लिया इन दोनों का परिणामी कहीं बीच में होगा, माना इनका परिणामी है F, तो F का सूत्र आपका होगा अंडर रूट, पढ़ा होगा आपने वेक्टर में। ठीक है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कास अल्फा। ये है दो बलों के परिणामी का सूत्र। 3 प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों एक दिशा में है, दोनों को जोड़ डालिए। अगर विपरीत दिशा में है तो ज्यादा माइनस कम। अगर दोनों बल किसी कोण पर है तो यह बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास अल्फा। तो किसी वस्तु पर जो दो बल है, ये 3 ही प्रकार से आपके परिणामी निकल सकते हैं, चौथा कोई तरीका नहीं है। तो चलिए, दो बलों का परिणामी हम लोग 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, सुनिएगा, अभी कूलाम के नियम का हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे किसी आवेश पर जो है 3 बल, 4 बल, 5 बल, 6 बल लगेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा कि पहले दो बल का परिणामी आप निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले जो है आप 2 बल का एक परिणामी निकाल लें, फिर 2 बल का एक परिणामी निकाल लें। इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है। हालांकि हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसमें सीखेंगे। तो हम आपको 3 बलों का परिणामी नहीं बताए हैं, 4 बलों का परिणामी नहीं बताए हैं। कितने बलों का? केवल 2 बलों का परिणामी हमने आपको बताया है कि किसी वस्तु पर जो 2 बल है 3 ही प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अगर दोनों एक दिशा में है, दोनों को जोड़ डालिए। अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो आपका आ जाएगा ज्यादा माइनस कम, जो बड़ा होगा उसमें से आप छोटे को घटा दें। उसके बाद अगर दोनों बल किसी कोण
लोड पर लग रहे हैं कि माना उनके बीच का कोण कितना है, अल्फा है, तो यह बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 इंटू cos अल्फा। ठीक है, ये इसे कहते हैं, आपने 11th में वेक्टर में पढ़ा होगा, इसे कहते हैं वेक्टर के समांतर चतुर्भुज का नियम। ये यहां से सूत्र आपका आया है। तो दो बलों का परिणामी हम लोग 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में यहीं तक। अब हम लोग अगले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर हमारा 9 होगा, उसमें आपको हम कूलाम के नियम के सारे एग्जाम्पल कराएंगे और उसके बाद 1-2 हेडिंग आपकी और होगी, उसके बाद कूलाम का नियम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर नंबर 9 में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।